लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टॉपिक है, इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन बता चुकी थी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। फॉस्फोलिपिड्स में स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती हैं, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 टाइप की प्रोटीन मिलती हैं, और ये 3 टाइप की जो प्रोटीन होती है, इन तीनों के नेम है अलग अलग। पहली प्रोटीन का नाम है इसमें जो सबसे ऊपर पाई जाती है, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ इस वाली स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो इस प्रोटीन को। ये है 3 टाइप की प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ऊपर आउटर वाली स्ट्रक्चर पर प्रोटीन जो होती है, ये होती है पेरिफेरल। दूसरी जो एम्बेडेड रहती है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन वो होती है जो लोअर साइड पर पाई जाती है। तो 3 टाइप की इसमें एनकोड प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन, 3 टाइप की यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है। बेसिकली प्रोटीन का भी अलग अलग वर्क है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सॉल्यूट होता है, उन्हें भी रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होके कोई भी मॉलिक्यूल अंदर की साइड एंटर करता है प्लांट सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ, तो वहां पर भी प्रोटीन का एक अपना वर्क होता है कि वो मटेरियल को कैरी करती है आउटसाइड ऑफ द सेल एंड फिर उसे कैरी करके इनर साइड ऑफ द सेल ट्रांसफर करती हैं। तो आज हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन सेल की टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल होती है, और कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप की तो होती हैं, लेकिन डिफरेंट हो सकती हैं। साइज में अलग अलग हो सकती हैं, नंबर में अलग अलग हो सकती हैं। इस टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। Each member protein had a defined orientation relative to the cytoplasm. हर एक प्रोटीन का साइटोप्लाज्म से एक अपना लिंक होता है, एक अपना ओरिएंटेशन होता है। इसलिए जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, और वेरिएबिलिटी जो आती है वो साइटोप्लाज्म के बिहाफ पर या सरफेस के बिहाफ पर, दोनों के बिहाफ पर प्रोटीन्स के अंदर वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, तो ये एक आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ओलिगोसेकेराइड, तो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ लिए थे, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोलिपिड्स भी हमने वहां पे पढ़ लिए थे कार्बोहाइड्रेट में। ग्लाइकोप्रोटीन्स हम प्रोटीन में स्टडी करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोसाइन, ये फॉस्फोलिपिड्स में आते हैं। एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक हेलिक्स, पेरिफेरल प्रोटीन। जहां पर हाइड्रोफोबिक हेलिक्स लिखा हुआ है, ये वो पार्ट है जो कि वाटर से दूर जाता है। ठीक है, वाटर के टच में नहीं आता। हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फोबिया, वाटर से जो फोबिया क्रिएट करके रखता है, वाटर से जो दूर जाता है, उस वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन अल्फा की फॉर्म में ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफर रहती है। सो दैट मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो एसिमेट्री होती है, एक तरीके से साइडेडनेस की तरह होती है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एम्बेडेड की फॉर्म में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड साथ में जो ये प्रोटीन्स होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस को एक्सपोज करने का काम करती हैं, उन्हें या तो इनर करने का काम करती हैं या अंदर के सब्सटेंस को बाहर ले जाने का काम करती हैं। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन के 3 ग्रुप हैं, और 3 ग्रुप के आधार पर, जैसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, पहली जो प्रोटीन का नाम है वो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज द हेलिक्स, एंड अल्फा हेलिकल ज्यादातर यहाँ पर मिलता है, जिसके थ्रू इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दोनों ही नाम है इसका। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का आउटर पार्ट और इनर पार्ट, आउटर वाला जो पार्ट होगा वो वाटर लविंग होगा, दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक होगा, लेकिन इनर वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट होगा इसका, वो हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर से दूर जाने वाला। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली लिपिड बाइलेयर में पेनिट्रेट करती है। लिपिड बाइलेयर आप लोगों ने, मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था लिपिड बाइलेयर के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है और एक फैटी एसिड की चेन होती है। तो लिपिड बाइलेयर में जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो एम्बेडेड रहती है, धसी हुई रहती है। Okay, so that integral proteins are transmembrane protein. इंटीग्रल है, धसी हुई फॉर्म को हम इंटीग्रल बोल रहे हैं, साथ में इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल रहे हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन क्योंकि ट्रांसफर फॉर्म में है, ऊपर से लेके ऊपर वाले आउटर सरफेस से लेके नीचे वाले तक इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन फॉर्म में है, इसलिए हम इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। Okay, so that is they pass entirely through the lipid bilayer and thus have domain that protrude from both the extracellular and cytoplasmic side of the membrane. जो transmembrane protein का basically काम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक दोनों साइड वो अपना वर्क कंफर्म करती है, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन है, एम्बेडेड है और इंटीग्रल है, तो बाहर साइटोसॉल की अंदर की साइड भी उसका टच रहेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट के साइड भी, जहां ऊपर के साइड जहां पर वो एनवायरमेंट है बाहर का, वहां के साइड भी उसका टच कंप्लीटली रहता है। सम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव ओनली वन मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट। जैसे कि अभी आपने पीछे वाली स्ट्रक्चर में देखा, यहाँ पे 4 हेलिकल की स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है, वैसे ही प्रोटीन की एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कुछ मेम्ब्रेन में ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल हेलिकल स्पैनिंग सेगमेंट होता है, जबकि अदर में कुछ में ये मल्टी स्पैनिंग सेगमेंट भी प्रेजेंट होता है। अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जीनोमिक स्टडी की गई। जब इसकी जीनोमिक स्टडी की गई तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% प्रोटीन का पार्ट प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन को एनकोडेड करके रखता है, और 60% उसके अंदर ड्रग टारगेट प्रेजेंट होता है। जो भी प्रोटीन से रिलेटेड जो भी उसका काम होगा, वो जो ड्रग टारगेट है वो उसका अमाउंट उसमें प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का पार्ट केवल 20 to 30% होता है। बाकी का जो ड्रग टारगेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ड्रग टारगेट है क्योंकि वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो जो बाहर वाली एनवायरमेंट से जो भी कोई चीज आएगी अंदर की साइड, तो पर्टिकुलर उसके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसे स्टिमुलाई को लेकर आना है, फिर लाके अंदर की साइड ट्रांसफर करना है, तो वो टारगेट वहां पे फिक्स रहता है, उस अमाउंट को वो लेकर आती है। And most integral membrane protein function in the following capacities. बहुत सारे इसके functions होते हैं। रिसेप्टर की तरह काम करता है, बाइंड करने की तरह काम करता है। पर्टिकुलर रिसेप्टर की तरह काम करेगा तो कोई भी स्टिमुलाई होगा, कोई भी बाहर का पार्ट होगा, उसे वो बाइंड कर लेगा। जैसे ही उसे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद फिर उसे अंदर की साइड सर्कुलर फॉर्म में लेकर आएगा, हेलिकल फॉर्म है तो सर्कुलर फॉर्म में लेकर आएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर लाकर लीव कर देगा। सो दैट एक तरीके से ये चैनल की तरह काम करती है ये प्रोटीन। जब ये चैनल की तरह काम करती है तो इसमें आयन भी प्रेजेंट होते हैं और सोल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं। आयन का भी मूवमेंट होता है, दैट मीन्स, और सोल्यूट का भी मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन में। और इसी टाइप से जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करती है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सी प्रोटीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में वर्कआउट करती है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करती है।
फॉस्फोलिपिड की तरह जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बाई लेयर के बने हुए होते हैं, वैसे ही इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी एम्फीपैथिक होती है। एम्फीपैथिक जो टर्म यहाँ पे दी गई है, मैंने अभी आपको बताया कि ये इंटीग्रल फॉर्म में होती है, मतलब इसका पूरा पार्ट आधा इसका धसा हुआ रहता है, आधा ऊपर की साइड रहता है, हाइड्रोफोबिक के टच में रहेगा, आधा पार्ट हाइड्रोफिलिक के टच में रहता है, इसीलिए ये एम्फीपैथिक होती है। दोनों नेचर इसमें होती हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। दोनों पोर्शंस प्रेजेंट होने की वजह से ये एम्फीपैथिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसाइड विद इन अ लिपिड बाइलेयर, द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर के साथ रिसाइड फॉर्म में होगी, मतलब उसके साथ अटैच रहेगी, टेंड टू हैव हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स। और जब सैचुरेटेड चेन के साथ वो अटैच रहती है तो वहां पर एक अपना जो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है उसे वो शो करती है। ओके, अमीनो एसिड रेसिड्यू इन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन form van der Waals interaction with the fatty acid chain of the bilayer, which seal the protein into lipid wall of the membrane. जो अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, अमीनो एसिड जैसे कि एलेनिन, ये अमीनो एसिड्स हैं, इनके जो रेसिड्यू होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, ठीक है, मतलब दैट मीन्स ये है कि जो फॉस्फोलिपिड्स की जो स्ट्रक्चर है, जो फॉस्फोलिपिड्स की जो सैचुरेटेड वाली, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड या फैटी एसिड वाली जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अटैच रहती है। और जब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फैटी एसिड की चेन के साथ अटैच रहती है तो उस वहां पर एक वॉन डर वाल इंटरेक्शन काम करता है, और वो जो इंटरेक्शन जो एक दूसरे को इनसे जोड़े हुए रखता है, दैट इज द अमीनो एसिड रेसिड्यू। दैट मीन्स अमीनो एसिड के रेसिड्यू की वजह से, वॉन डर वाल इंटरेक्शन की वजह से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फैटी एसिड की चेन के साथ कनेक्टेड रहती है और हाइड्रोफोबिक रीजन क्रिएट करती है। एंड एज अ रिजल्ट परमेबिलिटी बैरियर ऑफ प्रिजर्व, इस टाइप से जो परमेबिलिटी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो प्रिजर्व रहती है। The protein is encoded within the bilayer, encode रहेगी, उसके चारों तरफ से bind up रहेगी, encode form में रहेगी, and the protein is brought into direct contact with surrounding lipid molecule. इस टाइप से जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली लिपिड मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट या उसके सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। ये है बिल्कुल लिपिड बाई लेयर की जो ऊपर वाला पोर्शन है, हेड और टेल वाला जो पोर्शन है, दोनों के साथ ये अटैच्ड है। दोनों के साथ अटैच्ड होने की वजह से ये जो ये वाला पोर्शन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो फैटी एसिड के साथ अटैच है, साथ में जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड के साथ अटैच है, वॉन डर वाल इंटरेक्शन के थ्रू अटैच्ड है, और यहाँ पे अटैच करने में कुछ अमीनो एसिड के रेसिड्यू है वो हेल्प करते हैं। The portion of an integral membrane protein that project into either the cytoplasm or extracellular space tend to be more like the globular protein. That means जो integral membrane protein है, या तो वो साइटोप्लाज्म की तरफ होगी, साइटोप्लाज्म की तरफ होगी तो हाइड्रोफोबिक होगी, या फिर वो एक्स्ट्रा आउटर साइड होगी। तो इस टाइप से जो इसका काम होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के जैसा होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का भी यही वर्क होता है कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है वही सेम वर्क ग्लोब्यूलर प्रोटीन का भी होता है। And these non-embedded domain tend to have hydrophilic surface that interact with water-soluble substance at the edges of the membrane. दैट मीन्स जो पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, जो पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। जो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है वही पोर्शन कोई भी रिसेप्टर की तरह जो काम करने वाला है, जो रिसेप्टर को लेकर किसी भी स्टिमुलाई को अंदर लेकर आने वाला है, तो उस हार्मोन के लिए या प्रोटीन के लिए या फिर लो मॉलिक्यूलर जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें कैच करके अंदर की साइड जो लेकर आता है पोर्शन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन होता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट ही लो मॉलिक्यूलर वेट के सबस्ट्रेट्स को या हार्मोन्स को या दूसरी प्रोटीन्स को कैच करने का काम करता है।
In some membrane protein, the transmembrane domain are essentially devoid of water molecule, whereas other allow the aqueous solvent to penetrate deep into the protein membrane embedded region. कुछ जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, बेसिकली वाटर के लिए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के लिए सबसे ज्यादा डिवोटेड होती है दैट। और कुछ ऐसे होते हैं इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में कि जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पूरी तरीके से पेनिट्रेट करती है और फिर तब उसे अंदर की साइड सेल के अंदर लेकर आती है। ये अभी मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग टाइप की जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो अलग अलग टाइप की होती है, और अलग अलग टाइप की अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग प्लांट में कुछ वेरिएशंस इनमें प्रेजेंट होते हैं। Several large families of the membrane protein contain a interior channel that provide a aqueous passageway through the lipid bilayer. कुछ large families जो होती है membrane protein की, वो एक अपना खुद तो ट्रांसमेम्ब्रेन फॉर्म में होती ही हैं, साथ में इनके पास इंटीरियर चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये इंटीरियर चैनल लिपिड बाइलेयर में जो मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। And the lining of these channel typically contain the hydrophilic residue at strategic location. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली फिक्स नहीं होती, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मूव करती रहती है इधर से, वो प्रॉपर वे में फिक्स नहीं होती। जब बाइलेयर ही फिक्स नहीं होती तो ये कैसे फिक्स हो सकती है, और ये तो लिपिड बाइलेयर के साथ ही अटैच्ड होती है, इसलिए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन फिक्स नहीं होती। जो कंसेप्ट है प्रोटीन पेनिट्रेट का मेम्ब्रेन के थ्रू, वो एक तरीके से बाइलेयर का जो, मतलब बाइलेयर में जो पेनिट्रेट करता है उस एक टेक्निक के थ्रू पेनिट्रेट करता है, जिस टेक्निक को फ्रीज फ्रैक्शन रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। द कंसेप्ट दैट प्रोटीन पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन ऊपर से लेके नीचे तक पेनिट्रेट करती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की फॉर्म में होती है, rather than simply remaining external to the bilayer, was divided primarily from the result of a technique called freeze fraction replication. फ्रीज फ्रैक्शन रेप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी टिश्यूज है जो हमने उसे फ्रोजन सॉलिड फॉर्म में ले लिया और उसके बाद उसे स्ट्रोक कर दिया, यानी कि उसे डिवाइड कर दिया दो टुकड़ों में, या तो किसी नाइफ या ब्लेड की मदद से, और उसके बाद उसके जो फ्रैक्शंस होंगे वो 2 पीसेस में हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्लाज्मा, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में हम स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, राइट। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो ऊपर से लेके नीचे तक एम्बेडेड है। अब जो ये पेनिट्रेट फॉर्म में है या एम्बेडेड फॉर्म में है, अब हमें इसे अच्छे से स्टडी करना है। तो इसे अच्छे से स्टडी करने के लिए तो जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोटीन पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन, कि प्रोटीन जो पेनिट्रेट कर रही है मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, किस तरीके से हम उसे शो करें, किस तरीके से हम उसे देखें। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है फ्रीज फ्रैक्शन रेप्लिकेशन। ओके, फ्रीज फ्रैक्चर रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मटेरियल है, जो सेल का पार्ट है या टिश्यू का जो पार्ट है, उसे पहले हम फ्रोजन सॉलिड फॉर्म में लेके जाते हैं। फ्रोजन सॉलिड फॉर्म में लेके जाने के बाद फिर हम उसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के लिए हमें या तो नाइफ की जरूरत होती है या ब्लेड की जरूरत होती है। उसके बाद फिर वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और जब जैसे ही 2 पीसेस में डिवाइड होगा तो जो फ्रैक्चर प्लेन होगा वो 2 लिपिड बाइलेयर के बीच में एक पाथ प्रेजेंट होता है, तो वो पाथ हमें दिखाई देता है, इस टाइप से होता है। ये है वो पाथ। फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक है ये, जिसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ठीक है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई दे रही है, और ये पीछे वाले पोर्शन में जो एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर है कुछ जामनी से कलर की, दैट इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसने ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से बिल्कुल पकड़ा हुआ है टाइटली, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। ठीक है,
इंटीग्रल फॉर्म में है। जब हम क्या काम करेंगे, जब हमें इन दोनों का फ्रैक्शन देखना है, दोनों को अलग अलग करना होगा, तो उसके लिए पहले स्ट्रोक करेंगे, इसे कट करेंगे ब्लेड या नाइफ की हेल्प से। तो जब हम देखेंगे कि इसमें एक पार्ट दिखाई देगा हमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो एक ई पार्ट होगा, एक इसमें पी पार्ट होगा, ठीक है। जो ई पार्ट होगा वो होगा एक्टोप्लाज्मिक फेस, एक्टोप्लाज्मिक फेस होगा ई पार्ट, और जो पी पार्ट होगा दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक फेस, ठीक है। एक्टोप्लाज्मिक फेस एंड प्रोटोप्लाज्मिक फेस। फ्रीज फ्रैक्शन एक टेक्निक है जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करती है, ओके। When इसके बारे में थोड़ा स्टडी है, when a block of frozen tissue is struck by a knife या blade, कोई भी इस टाइप की मेम्ब्रेन को जब हम ब्लेड या नाइफ से कट करेंगे फ्रैक्शन प्लेन में थ्रू द टिश्यू, ऑफन फॉलोइंग अ पाथ दैट लीड इट थ्रू द मिडिल ऑफ द लिपिड बाइलेयर, तो वहां पे लिपिड बाइलेयर धसी हुई है, प्रेजेंट है। सो द फ्रैक्शन प्लेन गोज अराउंड द प्रोटीन रेदर देन क्रैकिंग देम इन हाफ, हमने इसे हाफ में कट कर लिया, एंड द सेग्रीगेट विद 1 or 2 halves of the bilayer, और उसके बाद हमने उसे सेग्रीगेट कर दिया। The exposed phases within the center of the bilayer can either be covered with a metal deposit to form a metallic replica, या तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ही हम उसे ओपन करेंगे, दोनों पार्ट को ओपन करने के बाद कि जो बाइलेयर है या तो वो कवर्ड होगी मेटल डिपॉजिट की फॉर्म में और एक मेटेलिक रेप्लिका बनाएगा, और ये जो एक्सपोजिस फॉर्म होगी, ये एक्सपोजिस फॉर्म में एक ई फेस होगा और एक पी फेस होगा। फ्रैक्शन का फेस ई होगा एंड फ्रैक्चर का फेस बी होगा। तो जो ई फेस होगा, ई फेस ऊपर वाली बाई लेयर का नीचे वाला हिस्सा होगा, ठीक है, जिसे हम एक्टोप्लाज्मिक फेस बोलेंगे, और जो पी फेस होगा, प्रोटोप्लाज्मिक फेस बोलेंगे, वो नीचे वाली लेयर का ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, नीचे वाली लेयर का ऊपर वाला पार्ट होगा, और जो ई वाला फेज होगा वो ऊपर वाली लेयर का नीचे वाला पार्ट होगा। So that the membrane are split in a manner, metals are deposited on their exposed surface to the form of shadowed replica, एक रेप्लिका की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ये दोनों चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, इसका डायग्राम नेक्स्ट वाली में ये जैसे ही अलग अलग होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है रेप्लिका फॉर्म में। ये पी फॉर्म है, ये जो पी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये पी फॉर्म इस टाइप से, ये वाली ये फ्रैक्चर की पी फॉर्म, जहाँ पे पी लिखा हुआ है फ्रैक्चर फेस पी, वो वाली स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। रेप्लिका ऑफ अ फ्रीज फ्रैक्शन, ये ह्यूमन एरिथ्रोसाइट का फ्रीज फ्रैक्शन लिया गया है। पी फ्रैक्शन फेस इज सीन टू बी कवर्ड विद पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 8 nm इन अ डायमीटर। जो पी फेस का फ्रैक्शन का पार्टिकल्स होता है उसमें 8 nm का डायमीटर होता है। स्मॉल एरो जहां से आपको दिख रहा है यहाँ पे 8 नैनोमीटर का डायमीटर यहाँ प्रेजेंट होगा, जो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो फेस है ऐसे जैसे चारों तरफ से सराउंडिंग इसके कुछ प्रेजेंट होता है, इस टाइप की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। द रेप्लिका रिजेंबल अ रॉड की तरह रिजेंबल करती है, एंड इसलिए इसे मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। membrane associated particle, because of the fracture plane pass through the center of the bilayer. Most of these particles correspond to the integral membrane protein that extend to least halfway through the lipid core. When the fracture plane reaches the given particle is good around the rather, that means जो फ्रैक्शन प्लेन है, जो पी फेज मैंने अभी आपको बताया उसमें 8 नैनोमीटर का इसके अंदर 8 नैनोमीटर का डायमीटर प्रेजेंट होता है, और इस 8 नैनोमीटर डायमीटर में जो जो बाइलेयर का जो बीच का सेंटर होता है वहां पर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ज्यादातर प्रेजेंट होती है, और लिपिड कोर से हाफ फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होती है।
थर्ड, पहले वाले स्ट्रक्चर में आपने इस फ्रैक्शन मॉडल के बिहाफ पे आपने दोनों मेम्ब्रेन को जब सेपरेट किया एक डबल लेयर को, तो पहले वाले में तो आपने यहाँ पे स्टडी की कि इस वाले मॉडल में ये दिखाई दिया, ये है फ्रीज फ्रैक्शन में दोनों को सेपरेट करके देखा हमने। सेकंड वाले में जो इसका स्ट्रक्चर है वो है कि जो पी वाला पोर्शन है एक डायमीटर में दिखाई देता है, और थर्ड वाले पोर्शन में जो आपको दिखाई देगा ये माइक्रोग्राफ के थ्रू देखा गया, एरिथ्रोसाइट का ही सरफेस लिया गया है इसमें। फ्रोजन, इसमें पहले फ्रोजन और फ्रोजन के बाद पहले उसे फ्रोज किया गया था, फिर उसके बाद फ्रैक्चर्ड किया गया था, अलग अलग डिवाइड किया गया था। बट रेदर देन प्रिपेयरिंग अ रेप्लिका, द सेल वाज थ्रो फिक्स्ड। तो जो सेल है वो फिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो गई थी यहाँ पे, एंड लेवल्ड विद अ मार्कर फॉर द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन ग्लाइकोफोरिन। ये जो रेड कलर का मार्क आपको दिखाई दे रहा है, दिस सेक्शन ऑफ द लेवल्ड फ्रैक्शनल सेल रिवील दैट ग्लाइकोफोरिन मॉलिक्यूल इसमें ब्लैक कलर के हैं जो शो हो रहे हैं। ये ग्लाइकोफोरिन मॉलिक्यूल है, ये वो ग्लाइकोफोरिन मॉलिक्यूल है जो एम्बेडेड फॉर्म में रहते हैं, एक तरीके से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही होती है ये ग्लाइकोफोरिन मॉलिक्यूल, ब्लैक पार्टिकल है। ये पेनिट्रेट करेंगे सेग्रीगेटेड विद इन आउटर हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन। द रेड लाइन शो द पाथ ऑफ द फ्रैक्शन प्लेन, और जो फ्रैक्शन प्लेन जो रेड वाला पार्ट शो हो रहा है ना, इससे हम फ्रैक्शन प्लेन करेंगे, दैट मींस कट करेंगे। तो कट करने पर ब्लैक वाले जो ब्लैक वाला पोर्शन है ग्लाइकोफोरिन का, आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे की साइड रह जाएगा। सो दैट ये इस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये एक्सटीरियर सरफेस लिया गया है, जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा बीच में जो एक पोर्शन आ रहा है हेलिकल की फॉर्म में, दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसके साथ एक साइड हेड और टेल है, दूसरी साइड भी हेड और टेल है, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म है वो एक दूसरे से अमीनो एसिड के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो ये अमीनो एसिड्स के थ्रू कनेक्टेड पोर्शन है, ये अमीनो एसिड वॉन-डेर वाल इंटरेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। सो ग्लाइकोफोरिन ए एक तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन है। अगर आपको इस प्रोटीन का नाम पूछा जाता है कि गिव द नेम ऑफ एनी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो उसका नाम होगा ग्लाइकोफोरिन ए, ठीक है। तो ग्लाइकोफोरिन ए एक इंटीग्रल प्रोटीन है जिसमें सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होता है। दिस सिंगल अल्फा हेलिक्स, ये जो ग्लाइकोफोरिन है ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होता है। दिस दैट पास थ्रू द मेम्ब्रेन कंसिस्ट प्रोडोमिनेंटली ऑफ द हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू, ठीक है। इसमें हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 4 कौन कौन से? थ्रियोनिन, लियोसिन, फिनाइल एनालीन, वैलिन, 4 अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्रुप की फॉर्म में। 4 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन में आयनिक बॉन्ड के साथ, और कुछ इसमें नेगेटिव चार्ज के लिपिड हेड ग्रुप पर भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ऑफ दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट भी इसके साथ अटैच रहेगा, अमीनो एसिड की रेसिड्यू बनाएगा आउटर सरफेस पर। एंड टोटली जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 16 ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, 16 और साथ में कुछ नेगेटिव शुगर के साथ और कुछ पॉजिटिव शुगर के साथ भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ग्लाइकोफोरिन मॉलिक्यूल्स बेसिकली एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में दिखाई देते हैं, और अमीनो एसिड का जो कनेक्शन होता है पहले अमीनो एसिड से लास्ट वाले अमीनो एसिड के साथ, जैसे ग्लाइसिन, स्टार्टिंग में अगर ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल आके ऐड हुआ अमीनो एसिड का, तो लास्ट में भी ग्लाइसिन का ही मॉलिक्यूल आकर ऐड होगा। और इस टाइप से जो एक हेलिकल की फॉर्म है वो ट्रांसमेम्ब्रेन की फॉर्म में ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यूअसली ट्रांसमेम्ब्रेन फॉर्म प्रेजेंट होती है। ये दूसरी स्ट्रक्चर है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ये दूसरी फॉर्म है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की। इस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की इस वाली फॉर्म में आपको सारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। एक तो
वो डोमेन है जो इंटीग्रल पार्ट में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। दूसरा पार्ट यहाँ पे वो है जो पेरीफेरल है। पेरीफेरल नीचे व्हाइट कलर की जो बीड जैसी स्ट्रक्चर है, ये पेरीफेरल है। थर्ड प्रोटीन वो है जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है, एकदम टॉप पे जो प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्ट करती है, दैट इज द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट। जैसे कि प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट का ये स्ट्रक्चर है। इस मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो व्यू दिया गया है, इंटरनल सरफेस शोइंग अ इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड इन अ लिपिड बाइलेयर एंड द अरेंजमेंट ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन दैट मेक अप ऑफ मेम्ब्रेन इंटरनल स्केलेटन एंड 3 बैंड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये 3 बैंड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन के ही पार्ट्स हैं। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन के प्रोटीन, इसमें आपने जो अभी पढ़ा ये फ्रोजन सॉलिड एक तरीके से ये टेक्निक है। इस टेक्निक में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम बारीकी से देख सकते हैं कट करने के बाद। स्प्लिट करने के बाद रेप्लिका शो होता है जहां पे ये हमें दिखाई देता है। आफ्टर दैट एक और प्रोटीन है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन, पेरी जैसे कि इसका नाम है पेरीफेरल, ऊपर की साइड दिखाई देगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी लिपिड बाइलेयर की, एक उसके ऊपर की साइड कवरिंग होगी और एक नीचे की साइड कवरिंग होगी, दैट इज द पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, आपने अभी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में पढ़ा, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के कौन से बॉन्ड से इंटरेक्ट थी? वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। वहां पे वॉन डेर वाल इंटरेक्शन था, अमीनो एसिड के रेसिड्यू थे, और हेड का जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप था वो था, और जो फैटी एसिड की चेन थी हाइड्रोफोबिक थी, वो प्रेजेंट थी। जहां पर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन में कोई भी बॉन्ड यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ दैट मीन्स इजीली रिमूव हो सकता है ये। तो पेरीफेरल प्रोटीन आर नॉन कोवेलेंट बॉन्डेड टू द पोलर हेड ग्रुप ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बेसिकली जो पेरीफेरल प्रोटीन है ये आउटसाइड, सेल के आउटसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट रहती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म की साइड भी हो सकती है, उसमें भी नीचे की साइड प्रेजेंट होगी, या एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, एक्स्ट्रा मतलब बाहर का जो पार्ट होता है वहां पे भी ऊपर की साइड ये प्रेजेंट होती है। और बेसिकली मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ अटैच रहती है, और जो ये मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ अटैच रहती है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये अटैच रहती है। And in the peripheral protein are associated with the membrane by weak इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, जबकि जो हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में पढ़ा वहां पे वॉन डेर वाल बॉन्ड था, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के। Peripheral protein can usually be soluble by the extraction with high concentration salt solution and weaken the electrostatic bond holding peripheral protein to a membrane. Basically जो peripheral protein है हम उसे extract कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं membrane से, salt solution के behalf पर हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हम salt का solution उसके अंदर mix करें तो हम उस solution को remove कर सकते हैं। In actual fact, the distinction between integral and peripheral protein is blurred because many integral protein consist several polypeptide. Some of the penetrate the lipid bilayer and other that remain on the periphery. बेसिकली कुछ इन दोनों प्रोटीन के बीच में समटाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर में दसी हुई रहती हैं, लेकिन बाकी की जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो ऊपर की साइड भी प्रेजेंट रहती हैं। इसलिए लिपिड बाइलेयर में जो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन है उसमें कुछ परसेंट तक सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है। सो द बेस्ट स्टडी पेरिफेरल प्रोटीन आर लोकेटेड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन where they form a fibril network that act as a membrane skeleton. आप लोगों ने साइटोस्केलेटन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो साइटोस्केलेटन है वो क्या काम करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल है उसे एक पूरा एनवायरमेंट देता है, एक ऐसा एनवायरमेंट कि उसमें कंप्लीटली आपका जो
ओके, तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन का भी काम वो होता है जैसे साइटोस्केलेटन का काम है। साइटोस्केलेटन पूरे सेल को एक तरीके से बेस प्रोवाइड कराती है। जैसे हम जिस घर में रहते हैं तो उसका एक बेस है, या हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ एक हमारे पैरों के नीचे जमीन है, वैसे ही एक सेल को एक स्केलेटन जो प्रोवाइड कराता है वो साइटोस्केलेटन का काम होता है। साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो भी एक स्केलेटन का काम करती है। इट इज एक्ट एज अ स्केलेटन। सो दीज प्रोटीन प्रोवाइड, इसका भी स्ट्रक्चर यही है पेरिफेरल प्रोटीन का। 3.2 का डीप वाला पोर्ट जो है, ये पार्ट जो यही वाला है। इसमें पेरिफेरल जो येलो कलर की प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इसमें से जो रेड कलर के चारों तरफ लाइनिंग जा रही है ये स्केलेटन प्रोवाइड करा रही है इसे एक तरीके से, तो स्केलेटन की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है। दीज प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देती है मेम्ब्रेन को। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को सपोर्ट करने का भी काम करती है ये। दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन ऑन द इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस फंक्शन एज अ एंजाइम। जो दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर, वो एंजाइम की तरह काम करती हैं, स्पेशल एक कोट की तरह काम करती हैं या फिर एक फैक्टर की तरह काम करती हैं, जो कि मेम्ब्रेन के सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बताई दिया आपको। Peripheral protein typically have a dynamic relationship with the membrane, being recruited to the membrane or released from the membrane depending on prevailing condition. बेसिकली जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है एक उनका एक अपना रिलेशनशिप होता है मेम्ब्रेन के साथ। वो रिमूव भी हो सकती हैं या प्रेजेंट भी रह सकती हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रीवेलिंग कंडीशंस होती है उनके ऊपर निर्भर करती है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड जो प्रोटीन होती है वो होती है लिपिड एनकोड मेम्ब्रेन प्रोटीन। लिपिड एनकोड मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एनकोड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कोवेलेंटली तरीके से लिंक्ड रहती हैं लिपिड के ग्रुप के साथ। तो हमने अभी 3 प्रोटीन पढ़ी, तीनों प्रोटीन का लिंकेज भी पढ़ा कि कौन कौन से लिंक के साथ वो अटैच रहती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन वॉन डर वाल इंटरेक्शन, एंड उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, एंड लिपिड एनकोड प्रोटीन कोवेलेंटली बॉन्ड। ओके, कोवेलेंटली बॉन्ड के साथ लिपिड ग्रुप के साथ अटैच रहती हैं मेम्ब्रेन में। इसमें जो लिपिड होता है ये लिपिड या तो फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल हो सकता है, और फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल फैटी एसिड, या कोई भी प्रेनाइल ग्रुप लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो सकती है, विच इज built from the 5 कार्बन आइसोप्रेनोइड यूनिट्स। जैसे कि आई इनोसिटॉल, ग्लाइसिन NaC, एंड एसिटिडाइल ग्लाइकोसेमाइन मैनोज, एंड इथेनॉलमाइन GPI, ग्लाइसोफोरिन ग्लाइसोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। ये मैंने लिपिड्स के बारे में, जब मैंने अभी लिपिड फॉस्फेट लिपिड के बारे में आपको बताया था तो वहां मैंने इसे समझाया था कि कोई भी मॉलिक्यूल अटैच जैसे ही आके ऐड होगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। तो GPI एनकोड प्रोटीन पूरा कंप्लीटली जो आके किसी भी एक लिपिड के साथ ऐड होगा, किसी भी एक ग्रुप के साथ ऐड होगा, तो लिपिड एनकोड प्रोटीन बनाने में वो हेल्प करता है। लिपिड एनकोड प्रोटीन बेसिकली लिपिड के आउटसाइड पर प्रेजेंट होती हैं, बाहर की साइड प्रेजेंट होती हैं बाइलेयर पर, और आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस, या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ होंगी या फिर वो साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ प्रेजेंट होंगी, बट आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर सैचुरेटेड विद इन अ बाइलेयर। लेकिन कोवेलेंटली तरीके से अटैच रहती हैं और लिपिड बाइलेयर के साथ ही सिचुएटेड रहती हैं। And several types of lipid encode membrane protein can be distinguished या फिर can be defined. Numerous protein present on the external face of the plasma membrane are bounded to the membrane by a small complex oligosaccharide linked to a molecule of phosphatidyl inositol. This is embedded in a outer leaflet of the lipid bilayer. Basically जो proteins present होती हैं external surface पर plasma membrane के, तो वो या तो membrane
मेम्ब्रेन से किसी स्मॉल या कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड से लिंक्ड रहेगी, कार्बोहाइड्रेट से लिंक रहेगी, फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल के साथ लिंक रहेगी और लिपिड बाइलेयर के एक लीफलेट के साथ अटैच्ड रहेगी। Peripheral membrane protein containing this type of glycosyl phosphatidyl inositol linkase. जब पेरीफेरल प्रोटीन एनकोड प्रोटीन को कैरी करती है, एनकोड प्रोटीन में भी क्या, ग्लाइकोसाइल फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल को जब कैरी करती है तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जीपीआई एनकोड प्रोटीन। जीपीआई एनकोड प्रोटीन ग्लाइकोसाइल फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल एनकोड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। And they were discovered when it was shown that certain membrane protein could be released by a phospholipase that specifically recognize and cleavage inositol containing phosphate। जो GPI की डिस्कवरी हुई थी वो कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो फॉस्फोलाइपेज से रिलीज हुई और उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इनोसिटॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में। देन द नॉर्मल सेलुलर प्रियन प्रोटीन PRPC, एक नॉर्मल सेलुलर प्रियन प्रोटीन होती है, वो जीपीआई लिंक्ड मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। दे आर वेरियस रिसेप्टर्स, उस पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सेल एडिशन प्रोटीन्स होती हैं। अ रेयर टाइप ऑफ एनीमिया and paroxysmal nocturnal homoglobinuria result from a deficiency in GPI synthesis। अब इनके डेफिशिएंसी की बात आती है तो डेफिशिएंसी में जैसे कि एनीमिया and paroxysmal and nocturnal hemoglobinuria, these are the deficiency of the GPI synthesis that make the red blood cells susceptible to lysis, जो RBC सेल को lysis करने का काम करती है। Another group of cytoplasma membrane, कुछ प्रोटीन्स और भी होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं, मेम्ब्रेन के साथ एनकोड रहती हैं, एक या दो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के साथ धसी हुई रहती हैं, वो लिपिड बाइलेयर की जो इनर वाली लेयर होती है ना उसके साथ प्रेजेंट रहती है। And at least 2 protein associated with the plasma membrane in this way, इस टाइप से इसमें कम से कम 2 प्रोटीन जो इनर साइड है वो प्रेजेंट रहती हैं, जैसे SRC and RAC have been implicated in the transformation of the normal cell to a malignant state। अब प्रोटीन के बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड राफ्ट्स। लिपिड राफ्ट क्या होते हैं? जो लिपिड राफ्ट हैं बेसिकली लिपिड राफ्ट का जो लिपिड राफ्ट दैट इज द एक कैटेगरी के फॉर्म में है। जब लिपिड मेम्ब्रेन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं किसी सेल से, तो वहां पर एक आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। लिपिड बाइलेयर बनाए आर्टिफिशियल तरीके से, लिपिड बाइलेयर बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे, स्फिंगोलिपिड्स बनाएंगे। और ये जो आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर होती है वो सेल्फ असेंबल होती है माइक्रोडोमेन में, जो कि बहुत ज्यादा जिलेटेड होते हैं एंड हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और बेसिकली स्फिंगोग्लिसराइड के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं। And because of their distinctive physical properties, such microdomains tend to be float within a more fluid and disorder environment to the artificial bilayer। तो आर्टिफिशियल बाइलेयर जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ये सभी जब ऐड होंगे तो एज अ रिजल्ट द पैचेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड, तो आर्टिफिशियली तरीके से जब हम लिपिड बाइलेयर बनाते हैं तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स की एक पैचेस जैसी फॉर्म हो जाती है, राइट। उस पैचेस जैसी फॉर्म को लिपिड राफ्ट बोलते हैं। तो लिपिड राफ्ट क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर नेचुरली फॉर्म में हो रही है, लेकिन अगर हम उसे आर्टिफिशियली तरीके से बना रहे हैं तो वहां पे जो हमने आर्टिफिशियली तरीके से जब लिपिड लेयर बनाई तो लिपिड लेयर बनाते हुए स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बाइलेयर इन सबकी रिक्वायरमेंट हुई, तो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड के पैचेस जो बन जाते हैं उन पैचेस को लिपिड राफ्ट्स के नाम से जानते हैं। When added to these artificial bilayers, certain proteins tend to become
concentrated in a lipid raft whereas other tend to remain outside their boundaries. जब हम इस आर्टिफिशियल बाइलेयर को में कुछ प्रोटीन्स ऐड करते हैं तो कुछ प्रोटीन लिपिड राफ्ट के साथ कंसंट्रेटेड कर जाती हैं, जबकि जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो दूसरी बाउंड्रीज में एज इट इज प्रेजेंट रहती हैं. सो दैट GPI एन्कोड प्रोटीन शो अ पर्टिकुलर फाउंडनेस फॉर द ऑर्डर्ड रीजन ऑफ द बाइलेयर. एंड इस टाइप से जो लिपिड राफ्ट है, लिपिड राफ्ट के एक बार मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको. ये लिपिड राफ्ट है. इन लिपिड राफ्ट में इस इमेज में आर्टिफिशियल लिपिड बाइलेयर है जिसमें फास्फोटेडाइल कोलिन प्रेजेंट है विच अपीयर एज द ब्लैक बैकग्राउंड. जो ब्लैक बैकग्राउंड में शो हो रहा है वो फास्फोटेडाइल कोलिन है. दूसरा जो स्फिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल है, स्फिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल बेसिकली ऑरेंज कलर का जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, दीज आर द स्फिंगोमाइलिन मॉलिक्यूल. एंड जो येलो पेचेस जो ऊपर एक पीक पॉइंट पर दिखाई दे रहा है, वो येलो पॉइंट का वो GPI एन्कोड प्रोटीन है. ये GPI एन्कोड प्रोटीन बेसिकली एक तरीके से राफ्ट का एसोसिएशन करते हैं, इसलिए इसे हम लिपिड राफ्ट के नाम से जानते हैं. GPI एन्कोड प्रोटीन, लिपिड राफ्ट और ये GPI एन्कोड सिग्नलिंग प्रोटीन. This image is provided by a atomic force microscope which measured the highest various part of the specimen of the molecular level. बेसिकली इसमें GPI एन्कोड प्रोटीन के बारे में बताया गया है और जो कार्बोहाइड्रेट इसके साथ अटैच्ड हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जब वो आके ऐड होते हैं तो उनके बारे में, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में आइडेंटिफाई किया गया है. इस वाले पार्ट को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये मैंने बता दिया वैसे आपको अभी डिटेल में. प्रोटीन्स के बारे में ही है यहाँ पे, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन वही सब है. इसे मैंने हटाया नहीं था. कुछ ये नोट्स हैं इसमें जो कि एक बुक है आपकी ARS नेट के लिए जो पढ़ी जाती है, उस बुक के बिहाफ पे यहाँ से कुछ PPT तैयार की थी, कुछ स्लाइड्स तैयार की थी मैंने. इसमें अर्थ फाइंडर के कुछ इसमें नोट्स हैं, तो है तो वही जो मैंने अभी पढ़ाया है. कुछ एक दो चीज और एक्स्ट्रा होगी तो इसे एक बार देख लेना. नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है. सेल कोट क्या होता है या ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है. बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल की सरफेस पर, तो ये कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड्स होंगे. ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों हो सकते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के ही होते हैं, ओलिगोसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन इंटीग्रल proteoglycan molecule with surface exposed polysaccharides chain. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सरफेस पर भी पॉलीसैकेराइड्स चेन निकली हुई होती हैं, और उन पॉलीसैकेराइड्स चेन को ही सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं. ये सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स का जो यूज होता है वो कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग के लिए यूज इसका किया जाता है सेल सरफेस में. सेल कोट बेसिकली सेल सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मैकेनिकली और केमिकली डैमेज होने से बचाते हैं. बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं, सेल एडिशन इवेंट में भी हेल्प करते हैं. एक चीज और इसमें लास्ट है ये जो इम्पोर्टेंट है, कितना कंपोनेंट सेल में प्रेजेंट रहता है. फॉस्फोलिपिड्स मेन फैब्रिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हाइड्रोफोबिक टेल और फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होता है. इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड रहती है, और पेरिफेरल प्रोटीन इनर या आउटर सरफेस पर मिलेगी. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ अटैच रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, और ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं. तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक था जो कंप्लीट